देते रहो। अब आज की परिस्थिति क्या हो गई सर कि 80% कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम में आ गए और 20% कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम में आ गए। अब जब 80% कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम में आ गए, समय बढ़ता जाएगा, 2-4 सालों में 90% और 100% लोग न्यू पेंशन स्कीम में आ जाएंगे। अब सरकार को पता है कि इन्हें तो कभी भी लात मार के बाहर किया जा सकता है, जो सरकार कर रही है। फिर चाहे उससे अछूता आपका रेलवे नहीं है, उससे अछूता हमारा डिफेंस नहीं है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां नहीं है, दोनों का निगमीकरण की बोली बोली जाने लगी है। और ना भी और कोई भी डिपार्टमेंट, इवन आप बात करेंगे, मैं अगर एनएमओपीएस की बात करूं तो वहां टीचर डिपार्टमेंट है, वो भी निजीकरण से अछूता नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर आज निजीकरण आया है तो वो सिर्फ और सिर्फ एनपीएस की वजह से ही आया है। एनपीएस को इन सब चीजों से ये चीज समझ में आई है कि एनपीएस कुछ नहीं है, एक गधा है। अब गधा कहने का मीन्स समझने की कोशिश करिएगा आप। गधा क्यों बोल रहा हूं? एक गधे को खड़ा कर दिया जाए, उसके ऊपर पेंटिंग कर दी जाए और गाय बना दी जाए और ये कह दी जाए कि ये गाय है, ये 5 लीटर या 10 लीटर रोज दूध देगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। गधा दूध कैसे दे सकता है? तो सेम चीज है एनपीएस। बताया जा रहा है कि इतना अच्छा, लेकिन जब आपके सामने रिजल्ट आते हैं तब पता चलता है। हमारे यहाँ अमित शाह जी के खास राइट हैंड थे, सांसद हैं जबलपुर के राकेश सिंह जी। उन लोगों से हमारे फेडरेशन के कुछ लोगों की मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि यार एनपीएस तो इतना अच्छा है। जब कर्मचारी ज्वाइन कर किया तो उसको तो मालूम था मैं न्यू पेंशन स्कीम में हूं। फिर आज वो ऐसा क्यों बोल रहा है कि मुझे लड़ना है भाई, मुझे न्यू पेंशन स्कीम नहीं चाहिए, मुझे पुरानी पेंशन स्कीम चाहिए। तो उस पे जो फेडरेशन के नेता थे, तीनों फेडरेशन के नेता थे, इन्होंने चुप्पी थोड़ा सा उस हिसाब से जवाब जितना बढ़िया से देना चाहिए। अब जवाब क्यों नहीं? क्योंकि स्टडी उतनी बढ़िया नहीं। स्टडी उतनी बढ़िया इसलिए नहीं क्योंकि हमें पुरानी पेंशन है। तो स्टडी वो करे जिसको न्यू पेंशन स्कीम में है, जिसे पुरानी पेंशन चाहिए। मैंने उनको एक ही बात बोली, मैं बोला सर इसका एक ही जवाब है सीधा सीधा कि भैया जब आपकी सरकार ने एनपीएस लाया तो ये कहा गया कि एनपीएस बड़ी अच्छा है, कर्मचारियों को 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ रुपए मिलेंगे रिटायरमेंट के बाद। लेकिन अब परिस्थिति दूसरी है। कर्मचारी रिटायर्ड हो रहे हैं तो किसी को 932 रुपए मिल रहा है पेंशन, किसी को 1000 रुपए, किसी को 1500 रुपए। मैंने अभी तक किसी की पेंशन ये नहीं सुना कि जिसको 2000 रुपए पेंशन मिली हो। अभी तक जितने केस 10-12 केसेस मैंने जो देखे सुने हैं, किसी को भी 2000 रुपए पेंशन नहीं सुना। और ये जो पेंशन है यही रह जानी है जीवन भर, जब तक वो आदमी मर नहीं जाएगा। इसकी अगर कमियों की बात करें सर, तो एक तो ये कि ये शेयर बाजार पर आधारित स्कीम है जिसमें रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। एक बात, कितना रिटर्न मिलेगा एक भी पैसे की कोई गारंटी नहीं है। अभी आप कोरोना काल से ले लीजिए, प्रेजेंट 3 से 4 महीने के अंदर हर एक कर्मचारी को 1 से 3 लाख रुपए का उसके अकाउंट से नुकसान हुआ है बाजार गिरने की वजह से। तो फिर क्या गारंटी है कि जब हमारा रिटायरमेंट होगा तब ये बाजार गिरेगा नहीं, बढ़ के रहेगा। दूसरी चीजें इसमें डिमेरिट इसका क्या है कि अगर पति पत्नी दोनों की डेथ हो जाती है तो वो पैसा सरकार के खाते में चला जाएगा। सवाल ये है कि अगर मेरे बच्चे 18 साल 15 साल 20 साल के हैं और मैं और मेरी पत्नी कहीं जा रहे हैं कार से और अगर डेथ हो जाती तो मेरे बच्चे तो रोड पर आ जाएंगे, उनको कौन देखेगा? इस पे वो पूरा पैसा सरकार, भाई वो पेंशन किसे देगी? किसी को नहीं देगी। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर जो किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु के बाद में वो पैसा किसे मिलना चाहिए? उसकी पत्नी को मिलना चाहिए। तो सरकार पूछेगी उसकी पत्नी से कि भैया आपको पुरानी पेंशन चाहिए या पैसा चाहिए? अगर आप पुरानी पेंशन, जिसे फैमिली पेंशन बोलते हैं, तो अगर आप फैमिली पेंशन लेना चाहते हैं तो वो पैसा जो अब तक एनपीएस में आपका जमा हुआ है वो पैसा सरकार के खाते में चला गया। अब सरकार उसके बदले आपको क्या देगी? फैमिली पेंशन देगी। अच्छा, फैमिली पेंशन भी ये दया है सरकार की, कोई रूल नहीं है। फैमिली पेंशन सरकार की दया है, कोई रूल नहीं है। जिस दिन चाहे तो सरकार वो भी छीन सकती है, क्योंकि ये एक्ट में भी पूरी तरह से ऐसा नहीं बना है कि फैमिली पेंशन दी ही जाएगी। किसी किताब में इस तरह से नहीं लिखा हुआ है। बस दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, जब तक दिया जा रहा है तब तक दिया जा रहा है। चौथा डिमेरिट क्या है सर कि कई स्टेट्स ऐसे हैं, जैसे मेरा कांटेक्ट कई स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों से भी है, तो सेंट्रल में तो ये देखने को नहीं मिला अभी तक, लेकिन कई स्टेट्स ऐसे हैं
10-10 साल हो गए उनके एनपीएस अकाउंट से आज तक अभी पैसे ही डिडक्शन नहीं हो रहा है। जब पैसा कटेगा नहीं तो आपको मिलेगा कैसे? एक चीज और है, कई स्टेट ऐसे भी हैं जहां अभी तक फैमिली पेंशन ही लागू नहीं हुई है। मतलब आप सर्विस करते रहो, आपकी अगर डेथ हो जाती है तो आपको फैमिली पेंशन भी लागू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ और मध्य प्रदेश की अच्छी जानकारी रखता हूँ। मध्य प्रदेश में भी फैमिली पेंशन नहीं है वहां अगर किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है। अब अगर मैं बात करूं कोरोना काल की, तो कोरोना काल में आज कौन सामने खड़ा है लड़ने के लिए? चाहे वो रेलवे कर्मचारी हो, चाहे रक्षा कर्मचारी हो, चाहे वो कोई और अन्य सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, आज यही खड़े हैं। ना आज कोई प्राइवेट हॉस्पिटल सामने खड़ी, ना कोई प्राइवेट डॉक्टर, ना कोई प्राइवेट कंपनी खड़ी है सामने। सब ताला लगा के घर पे बैठी हुई है। ऐसी परिस्थिति में भी अगर किसी कर्मचारी की कोरोना काल में मौत हो जाती है तो उसे पुरानी पेंशन उसकी फैमिली को नहीं है। कहाँ? मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश जैसे राज्य की। हमें है पुरानी पेंशन। तो क्या मैं ये समझूं कि पुरानी पेंशन अगर चाहिए तो मरना होगा? अगर केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन है, तो क्या ये समझा जाए कि अगर आपको फैमिली पेंशन चाहिए या पुरानी पेंशन चाहिए तो मरना होगा? क्योंकि जिन जीते जी तो सरकार पेंशन दे नहीं रही है। तो इसलिए 2 रास्ते समझ में आ रहे हैं कि या तो मरना होगा या लड़ना होगा। अब लड़ाई करना है या मरना है पेंशन लेने के लिए, ये हमारे हाथ में है। तो इसलिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यू पेंशन स्कीम वाले इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े हुए हैं, खासकर मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमें पुरानी पेंशन चाहिए तो उसके 2 ही रास्ते हैं। पहला, या तो मरना होगा, तो फैमिली पेंशन मिलेगी, और दूसरा क्या है कि या तो लड़ो। हाँ, अगर आप लड़ाई लड़ते हो तो पेंशन मिल सकती है, क्योंकि जो मेन था हमारा कौन-सा? याचिका दायर करना। हम लोग कई बार कई लोगों के सवाल आते हैं कि त्रिपाठी जी हम लोग याचिका दायर नहीं कर सकते हैं क्या? बेशक हम लोग याचिका दायर कर सकते हैं, हमारा अधिकार है, लेकिन याचिका को मानना ना मानना वो संसद का काम है। एक मैं आपको ताजा बात बता रहा हूँ, कुछ दिनों पहले किसी ने याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक्शन भी लिया। सुप्रीम कोर्ट ने संसद से पूछा भी कि भाई आपको पेंशन मिल रही है, जो विधायक सांसद का सेवा काल पूरा हो गया उसे भी पेंशन मिल रही है, फिर कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं? तो स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने उस टाइम पे ये कहा था कि पेंशन किसे देना है, किसे नहीं देना, ये जनता का पैसा है, इसे सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करेगी, इसे न्यायालय तय नहीं करेगा, इसे संसद तय करेगी। और संसद ये तय ही नहीं कर रही कि इनको पेंशन चाहिए। हाँ, अगर संसद के लिए सवाल है, वहां बैठे नेताओं को अगर चाहिए तो ताली बजा के एक मत में, ध्वनि मत में पास हो जाता है और उन्हें सारी फैसिलिटी मिल जाती है। पेंशन और निजीकरण की अगर सर बात करूं तो बहुत बारीक संबंध है दोनों का। जिस तरह से आज कई लोगों ने, जब मैंने मैसेज डाला तो ये भी कहा कि भैया निजीकरण के लिए लड़ाई लड़ लो पहले, पेंशन बाद में भी मिल जाएगी अगर रहेगी। बिल्कुल बात सही है। आज प्रेजेंट में हमारी लड़ाई निजीकरण से होनी चाहिए, पेंशन सेकेंडरी ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये बात करूं, अगर मैं इतिहास में जाऊं, तो जिस तरह से आप ये क्लियर नहीं कर सकते हैं कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया। कोई बता सकता है पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया? सेम सिस्टम है कि निजीकरण या पेंशन। मैं अगर ये कहूं कि अगर जो पेंशन लागू नहीं होती तो आज निजीकरण होता ही नहीं। आज भी अगर सरकार पुरानी पेंशन दे दे तो देख लेना निजीकरण बंद हो जाएगा। क्यों? सरकार को मालूम होगा अगर इसको पेंशन दे दिया अपन ने तो अब इनको निजीकरण कर देंगे तो घर में बैठा के पेंशन देना पड़ेगा। तो ये सब परिस्थितियां हैं सर। दूसरी चीजें, आंदोलन किए गए पिछले 2-3 सालों से, जब मैं कंटिन्यू इस आंदोलन में जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपने भारतीय मजदूर संघ के किसी भी कार्यक्रम में कहीं भी एनपीएस का जो भी जब भी मुद्दा रहता है, खासकर एनपीएस का, तो उसमें विशेष रूप से शामिल होता हूं और तन मन धन से शामिल होता हूं। उसी तरह मैंने एनएमओपीएस, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक ग्रुप है, उसमें भी शामिल हूं और वहां भी हम लोग लगातार अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। इन सब लड़ाइयों से परिणाम जो सामने आए हैं पिछले 2-3 सालों में आप देखेंगे, तो पहला तो ये दिसंबर 2018 में कि सरकारी कर्मचारी की जो कटौती 10% होती थी और 10% सरकार देती थी, अब सरकार 10 से 14% दे रही है और आप लोगों के पेमेंट से कट भी रहा होगा, हमारे यहाँ कट रहा है। 14% अभी डिडक्शन गवर्नमेंट दे रही है। दूसरा क्या सामने आया है, रिटायरमेंट के समय जो 60% अमाउंट आपको मिल जाता था, 40% अमाउंट जिसे हम एन्युटी बोलते हैं,
वो जो एन्युटी है वही हमारी पेंशन है। आपको एन्युटी लेना पड़ेगा, कंपलसरी है। वो 40% अमाउंट आपने किसी कंपनी से, प्राइवेट कंपनी से एन्युटी ले लिया और उसका जो इंटरेस्ट है वही आपकी पेंशन है। बचा जो 60% वो आप विथड्रॉ करेंगे, उस विथड्रॉ करने में आपको 20 से 30% टैक्स लगता था। 20 से 30% टैक्स की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि वो अमाउंट होता था बल्क में, बड़ा अमाउंट होता था। सपोज मान लो आपका 50 लाख हो गया, 1 करोड़ अगर किसी को मिल रहा है जो इतना नहीं मिलता है, तो उसका 60% मतलब 60 लाख। अब 60 लाख में आप देखेंगे टैक्सेशन सीमा क्या बैठती है, तो 30% की बैठती है। तो 30% टैक्स वहीं पे देना पड़ जाता था। तो किसी कर्मचारी के पेट काट काट के लगाया हुआ अमाउंट पे अगर 30% हम टैक्स दे देंगे, तब जबकि उसके पहले ऑलरेडी हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये डबल टैक्स पे देना क्या सिस्टम था। तो इस विशुद्धि को भी दूर किया गया। अब आपका वो पूरा 60% अमाउंट टैक्स फ्री हो गया है। तीसरा एक अभी क्या आया है जिसे मैं बोलूंगा कि एनपीएस रूपी दीवार में सबसे बड़ा क्रैक जो हुआ है, वो अभी ये हुआ है कि 1/1/2004 से 2009 तक जिनकी भी नौकरी अभी लगी है, जो ज्वाइन किए हैं, उनको भी पुरानी पेंशन में रखा जाएगा। ये अभी हाल फिलहाल 15-20 दिन की बात है जो नोटिफिकेशन सरकार ने दिया है। इस पे सिस्टम क्या है, कई लोगों को डाउट है, मैं क्लियर कर देता हूँ। 31 दिसंबर 2003 के पहले जिसका एग्जाम हो गया है, जिसका रिजल्ट आ गया है, लेकिन किसी कारण से उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, उसकी ज्वाइनिंग अगर 2009 तक भी हुई है, तो उसे पुरानी पेंशन के दायरे में रखा जाएगा। तो ये 3 बड़े अचीवमेंट हमें मिले हैं। अब मैं इसको ये बोलूं सरकार की उदारता, बिल्कुल नहीं। इसमें सरकार की बिल्कुल उदारता नहीं है, इसमें तो सरकार का सोचा समझा प्लान है। कैसा प्लान? जो पहला उदारता मैंने बोला 10 से 14% कर दिया गया, ये किसको दिया जा रहा है 14% भाई? ये 14% मुझे नहीं दिया जा रहा, ये दिया जा रहा है प्राइवेट कंपनियों को, शेयर बाजार को दिया जा रहा है 14%। मतलब सरकार जो अभी तक 10% दे रही थी शेयर बाजार को, अब 10 से बढ़ा करके 14% दे रही है। ये मुझे कब मिलेगा, कौन देगा, कितना देगा, कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, ये जो पेंशन अभी इसने 2009 तक का क्लियर कर दिया, तो ये तो जो लड़ाई थी उसको तोड़ने का काम कर दिया। भाई जो लड़ने वाले 100 लोग थे, तो उसमें से भैया 20 लोग 30 लोग निकल गए। वो 20-30 लोग अब लड़ेंगे नहीं हमारे साथ में। क्यों नहीं लड़ेंगे? क्योंकि उनको पेंशन मिल गई। खुशी की बात यह है और बधाई देने वाली बात यह है कि चलो उनको तो ही मिली पेंशन। कुछ केसेस इस तरह के भी हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक व्यक्ति का फोन आया कानपुर से, उन्होंने कहा कि भैया बधाई, मुझे पेंशन मिल गई आप लोगों के आंदोलन से। कैसे मिल गई पुरानी पेंशन? उसकी ज्वाइनिंग लेटर उसका दिसंबर 2003 का था, लेकिन उसने 31 दिसंबर को ज्वाइन ना करके 1 जनवरी 2004 को ज्वाइन किया। क्यों? न्यू ईयर के लिए, कि चलो यार न्यू ईयर में ज्वाइन करते हैं। अब उसको क्या मालूम था कि ये न्यू ईयर की ज्वाइनिंग हमें न्यू पेंशन स्कीम में डाल देगी। तो इस तरह से परिस्थितियां सामने आई हैं। एक चीज और आती है सामने कि 2004 से एक अध्यादेश के जरिए न्यू पेंशन स्कीम लाई गई और 2013 तक ऐसे ही चलाई गई। ये मेरे दिमाग की उपज है, हो सकता है मैं गलत हूं या सही, अब तो याचिका दायर करने के बाद ही पता चलेगा। तो ये कैसा सिस्टम था कि इस बीच में हर 6 महीने में अध्यादेश को रिन्यू किया गया है। 2004 से 2009 के बीच में, 2013 के बीच में 9 साल होते हैं। 9 साल इंटू 2 मतलब टोटल अध्यादेश 18 बार रिन्यू किया गया। हो सकता है इस 18 बार के अध्यादेश की रिन्यूएशन में किसी बार संसद तल में या सरकार से एक दिन की भी भूल हो गई हो सकता है रिन्यू करने में 6 महीने का जो पीरियड होता है, उसने 6 महीने में रिन्यू किसी बार ना कर पाया हो। 6 महीने 1 दिन हो गए हों, 6 महीने 2 दिन हो गए हों। तो ऐसी परिस्थिति में तो ये अध्यादेश वहीं पे टूट जाएगा। तो इस तरह में हमें एक याचिका दायर करने के लिए मैं भी सोच रहा था कि ऐसी परिस्थिति में एक याचिका दायर की जाए, एक आरटीआई के थ्रू पहले मंगाया जाए कि क्या कहीं अध्यादेश ब्रेक हुआ है। अगर अध्यादेश ब्रेक हुआ है तो इसमें हमें हो सकता है एक बड़ी सफलता मिल जाए। दूसरी चीज जो सामने आई है वो ये है कि अगर मैं आपको आंकड़ा देना चाहूं,
हाँ सर, दिखाओ। अगर मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहूँ, उठा लेना यहाँ से, तो सेंट्रल प्लस स्टेट, ये दोनों मिलाकर के आज 66 लाख कर्मचारी हैं जो न्यू पेंशन स्कीम में हैं। अब इन कर्मचारियों का करीब 3,40,000 करोड़, 3,40,000 करोड़ रुपया अमाउंट एनएफडीएल के पास जमा है। अब ये जो 3,40,000 करोड़ रुपया एनएफडीएल के पास जमा है, अगर सरकार चाहे तो इस कोरोना काल में इस पैसे को निकाल करके यूज कर सकती है, क्योंकि ये सरकार के पास तो है नहीं, एनएफडीएल में जमा है पैसा। ये सब कंपनी, ये सब प्राइवेट फर्म में बटा हुआ है पैसा, प्राइवेट कंपनियों में, मार्केट में लगा हुआ है पैसा। तो अगर सरकार चाहे तो इस पैसे को निकाल करके यूज कर सकती है कोरोना जैसी विकट परिस्थिति में। इससे सरकार को भी अच्छा फायदा होगा, एक अच्छा मोटी रकम मिल जाएगी सरकार को। ये मेरा एक सुझाव है इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से, इस तरह से होना चाहिए। आप लोग इसमें बड़े बड़े नेता लोग सभी हैं, तो इस बात को ऊपर करके लेके जाइए, उठाइए, और अगर कुछ अच्छा हो सकता है तो बेहतर है। दूसरा इसमें क्या है सिस्टम, कि ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट की कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई माई का लाल नहीं है। बहुत बड़ा घोटाला है ये अमाउंट। ये अमाउंट एक बहुत बड़ा घोटाला है। सबसे बड़ा घोटाला आने वाले समय में एनपीएस का अमाउंट होगा। मैं ये जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूं। इस तरह से हमें ध्यान रखना होगा एनपीएस के लिए। किसी भी परिस्थिति में एनपीएस सही नहीं, कहीं से भी सही नहीं है। सरकार इसमें कोई भी सुधार कर दे, किसी भी तरह का सुधार कर दे सरकार, किसी भी परिस्थिति में एनपीएस सही नहीं है। मैं बार बार आप लोगों को बताना चाहता हूं, इसमें गहन अध्ययन है हमारा। जिसे जो लगता है, जिसे मैं ज्यादा समय लूंगा नहीं, बहुत समय हो गया ऑलरेडी, जिसे जो भी डाउट लगता है इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो पूछे। और सबसे मेन चीज ये है, मैं आप लोगों को थैंक्स जरूर बोलना चाहूंगा सर। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है माननीय सिंह साहब जी और बाकी भी पदाधिकारी जो भी हैं, एक अच्छी पहल है। ये बिल्कुल जानकारी होना चाहिए कर्मचारियों को। लेकिन अब हमें लड़ाई दोनों की साथ साथ में लड़ना है, चाहे वो निजीकरण हो, चाहे वो एनपीएस हो। अब इसमें दोनों चीजें हैं, सामने आई हुई हैं। निजीकरण, एनपीएस, निजीकरण में ट्रेनें दौड़ने लगी हैं आपके यहाँ पे। जो दोनों महासंघ हैं, लड़ने के लिए कितना आगे आ रहे हैं पता नहीं, एग्रीमेंट कहां कर दिया पता नहीं, कैसे आके इतनी 200-250 ट्रेनें नई चलने लगी, कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई राक्षस पैदा हुआ है, अगर कोई राक्षस है, तो किसी को तो भगवान भी बनना पड़ेगा ना। तो भगवान बनिए, आप बनिए, इतने जोर से आवाज उठाइए कि सरकार हिले। और मुझे मालूम है कि बीएमएस में वो दम है कि अगर बीएमएस चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए, और बीएमएस कर रही है, अपने प्रयास लगातार कर रही है, लेकिन उसे और तेजी देने की जरूरत है। तो इतना बोल के मैं धन्यवाद बोलूंगा। धन्यवाद। ओके, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत माता की जय। धन्यवाद नीरज त्रिपाठी जी, आपने बहुत ही अहम जानकारियां पीएस के बारे में हमारे सभी साथियों को दिए। अब 2 आज हुए हैं इस विषय में, किसी को भी जो भी प्रश्न किसी के मन में आ रहे हैं, कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो हमारे सर सिंह सर, एक चीज मैं बीच में आपको टोकना चाहूंगा, डिस्टर्ब करना चाहता हूँ बीच में थोड़ा सा बस। कई लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर उठता है, कहीं भी जाता हूँ, कहीं भी मीटिंग के लिए, आज लगभग सभी जगह आदमी जा चुका है, एक सवाल जरूर उठता है। मैं ये इस मंच से मैं शेयर कर देना चाहता हूँ और उनके डाउट ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। जिस किसी को भी ये लगता है कि अब 15 साल बीत गए हैं, अब पेंशन नहीं मिल सकती, कई लोगों को ऐसा भी लगता है सर कि 15 साल बीत गए, पेंशन कहाँ मिल सकती है। तो बस उनको एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, इस जूम मीट के जरिए, कि अगर धारा 370 खत्म हो सकती है तो न्यू पेंशन स्कीम भी खत्म हो सकती है।
अगर 350 साल से गुलाम देश आजाद हो सकता है, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, कि अगर 350 साल से गुलाम देश आजाद हो सकता है तो न्यू पेंशन स्कीम भी खत्म हो सकती है। बस जरूरत है एक साथ आके लड़ने की। चाहे हमें ये नहीं देखना कि कौन आह्वान कर रहा है, फिर चाहे कोई स्टेट गवर्नमेंट वाला आह्वान करे, चाहे कोई केंद्रीय कर्मचारी आह्वान करे, चाहे कोई बीएमएस आह्वान करे, कोई लाल झंडा आह्वान करे, अगर पेंशन चाहिए, जब तक हम अलग अलग झंडों में बटे हुए हैं, अलग अलग कलर में बटे रहेंगे, मैं पेंशन की बात कर रहा हूँ, वैसे भी कोई भी मुद्दा तो अगर अलग अलग है तो मुश्किल है हम जीत पाए। लेकिन अगर पेंशन की बात करें हम, सर गरम दल और नरम दल वहां भी बने हुए थे, जब देश को आजादी मिली थी उसके पहले भी गरम दल और नरम दल थे, लेकिन आजादी कब मिली? जब दोनों एक हो गए, गरम दल और नरम दल एक हो गए तो आजादी मिली। तो हमें भी यहाँ पे एक होना पड़ेगा, एक जगह पर आना पड़ेगा, मैदान पर आना पड़ेगा, संसद का घेराव करना पड़ेगा। कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यहाँ प्लान बना लेने से ये अच्छा है, रूट तैयार करने के लिए अच्छा है, रास्ता निकालने के लिए अच्छा तरीका है। जब तक कोरोना का टाइम है, हम कुछ कर नहीं सकते तो अच्छा है, लेकिन जैसे ही खत्म होता है तो एक बड़ा प्लान करना पड़ेगा। और मैं कराऊंगा, हमारे यहाँ डिफेंस में तो मैं बिल्कुल कराऊंगा सर, कि ग्राउंड लेवल पे इसकी लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, सड़क तक। क्योंकि किसी ने कहा है कि अगर जो सड़कें खाली हो जाएंगी ना तो संसद आवारा हो जाएगी, तो इसलिए सड़कों को भरना पड़ेगा, फिर से आंदोलन तैयार करना पड़ेगा, वो जेपी आंदोलन जैसा ही आंदोलन क्यों ना हो। बस यही बोलना चाहता हूँ सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद। आपके मन में कुछ प्रश्न होंगे तो प्रश्न पूछे जाएं कृपया। अश्विनी जी। जिन किसी भी साथियों को अगर प्रश्न पूछने हैं तो वो कृपया हैंड रेस करें। आपके मोबाइल से अगर आप लोग जुड़े हुए हैं तो मोबाइल के अंदर हैंड रेस का एक ऑप्शन है, और जो लोग लैपटॉप से जुड़े हैं तो आपके जो है साइड में जो है हैंड रेस करने का ऑप्शन है, हैंड रेस कीजिए तो आप लोगों के मन में जो भी प्रश्न है वो आप लोग पूछ सकते हैं। हैंड रेस कीजिए तो आपको फिर अनम्यूट कर दिया जाएगा। इसमें काफी देर से एक हैंड रेस है लेकिन उनका नाम नहीं है यहाँ पर। सोनू, बात करना है आपको? सूर्य प्रकाश तिवारी जी। सोनू कुमार को अनम्यूट करो। हाँ कीजिए, आप कीजिए उधर से। नहीं हो रहा है। सोनू कुमार, सूर्य प्रकाश तिवारी जी आप अनम्यूट किए, आप पूछिए। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसमें जो रिटायरमेंट के बाद सेटलमेंट कितने दिन में होगा, इसका कुछ नियम है क्या? क्या एक बार फिर से सवाल करें। रिटायरमेंट के बाद जो सेटलमेंट होगा वो कितने दिन में होगा, उसका कुछ टाइम लिमिट है? कोई टाइम लिमिट नहीं है सर। कई लोग तो इस तरह से हैं कि रिटायरमेंट के बाद 2-2 साल 3-3 साल घूम रहे हैं, वो एनएफडीएल के चक्कर काट रहे हैं। एनएफडीएल बोल रहा है हमारा काम हो गया, आप प्राइवेट जहां से आपका एन्युटी बनता है वहां बात करो। वो बोल रहा है मेरे पास आपके डॉक्यूमेंट नहीं है। बहुत बड़ा हेर फेर। हमारा एक मित्र गया भी था एनएफडीएल के ऑफिस में, 5 मंजिला 10 मंजिल मुंबई में एनएफडीएल की इमारत, ऊपर नीचे करते करते उसको सुबह से शाम हो गया, कोई जानकारी नहीं मिली, सब कुछ अंधेरे में है। सोनू कुमार जी आपको अनम्यूट करो, आप करो, उधर से नहीं हो रहा मेरे इधर से। किया मैंने। वो उसको बोलो माइक टच करके अपना बात करेंगे। सोनू जी। हेलो जी सोनू। हेलो नीरज जी। जी नमस्कार, बोलिए। नमस्कार यार, आपने जानकारी तो अच्छी दी, लेकिन आपने जो भी एक नियम बताया 1 जनवरी 2004 वाला, वो सही नहीं बताया है। वो नियम क्या है एक्चुअल? सुनो ये एक क्या है, जो जिन्हें ओपीएस में लिया गया है वो लोग हैं जो 31 दिसंबर 1 जनवरी 2004 के पहले जिनकी प्रक्रिया पूरी हो गई थी, उनको ओपीएस में लिया गया। 1 जनवरी 2004 से जो 2009 के लोग हैं, इन्हें ओपीएस नहीं मिला है। इन्हें उन लोगों को ओपीएस मिला है जो किन्हीं विभागों से चेंज हुए हैं। सबको ओपीएस नहीं दिया जो 1 जनवरी 2004 के बाद 2009 के बाद आए हैं। जैसे आपने बताया कि 1 जनवरी 2004 को इसलिए पोस्टिंग ले लेंगे कि नए साल का हो जाएगा, ऐसे कोई रीजन नहीं था। क्या हुआ, ऐसे कर्मचारी जो कर्मचारी थे जिनका प्रोसेस पूरा हो गया था 31 दिसंबर 2003 के पहले, लेकिन किन्हीं कोल्ड केस की वजह से या कोई सरकारी विधा की वजह से जिन्हें नौकरी में नहीं आ पाए थे, जो बाद में आए थे 1 जनवरी 2004 के बाद, जिन्हें एनपीएस में लिया गया था, उन कर्मचारियों को जो रूल है इसका, रेलवे बोर्ड का रूल जो निकला है 28/2020 28 बजे 2020 जो निकला है, और जो बाद में रूल आया है अभी 1 जनवरी 2004 से 2009 का, वो ऐसे कर्मचारियों के लिए है जो कर्मचारी ने अपना ऑफिस चेंज किया है
और हाँ, जैसे आपकी नौकरी है भी, आप कहीं 2004 में रेलवे में थे, 2005 में आप किसी दूसरे विभाग में आ गए, तो हाँ, आपको ओपीएस में लिया जा सकता है। यदि हाँ, आप न्यू एकदम 2005 में आएंगे, यदि आपका प्रोसेस जनवरी 2004 के पहले नहीं हुआ है, तो ओपीएस में नहीं आ सकते। और रही बात तोड़ने की, इससे टूटा नहीं है, इससे तो उसने केवल 1 जनवरी 2004 की स्टैंड गुड लाइन थी, उन्हीं को लिया है। हाँ, हाँ। ठीक है, इसको हो थोड़ा आप गई, करेक्ट करिए। हो गई। बिल्कुल, दूसरे को भी मौका दीजिए पूछने के। मैं क्लियर कर देता हूँ, दूसरे सर एक मिनट, उनका जवाब सर मिलना चाहिए, मैं क्लियर कर हाँ, देता हूँ हाँ। इस बात को। आपने सुना, लेकिन थोड़ा सा बारीकी से अगर सुनते, मैंने ये बात बिल्कुल बोला है कि जिनका एग्जाम और रिजल्ट 31 दिसंबर 2003 के पहले आ गया, पब्लिश कर दिए, की ज्वाइनिंग नहीं हुई है उस टाइम पर, वो 2004 में ज्वाइनिंग हुई है उनकी, ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन में रखा गया है। और ये डाटा कब 2009 तक के लोगों को इस तरह से दिया गया। उसमें और भी कई प्रावधान है, मैं एक उदाहरण लिया यहाँ से ऐसा प्रावधान। और मैं ये उदाहरण उनका इसलिए लिया कि कानपुर से आया था, उसकी ज्वाइनिंग थी, रिजल्ट पब्लिश हो गया था, उसकी ज्वाइनिंग लेटर भी उसे मिल गया था। लेकिन अब जैसे जिस दिन आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, उसी दिन तो आप आके तुरंत आप ज्वाइन नहीं कर लेंगे, है ना। एक दिन अगर आप लेट हो गए, इस वजह से वो बेचारा एनपीएस में आ गया। सरकार ये तो नहीं जानती ना कि ये न्यू ईयर मना रहा है, क्यों लेट हो गया ये, है ना। बात समझ रहे हैं ना मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी इसी सिलसिले में हम अगला प्रश्न लेते हैं। इसी सिलसिले में जो अशोक थोराट जी हैं। जी, इधर गए अशोक थोराट जी, और एक व्यक्ति जिनका नाम उन्होंने नहीं लिखा हुआ है, राम प्रसाद पवार भी बात करना चाहते हैं। राम प्रसाद पवार, अनम्यूट कर लीजिए। आमला के हाँ, बोलिए। से बोल रहा हूँ। जी, नमस्कार, बोलिए। नमस्कार, बोलिए सर। जी, मेरा ये क्वेश्चन था जी, कि रेलवे में डीकेटराइज के नाम से ड्राइवर या गार्ड डीकेटराइज कर दिया जाता है उनको, मेडिकल अनफिट, तो उसको डीकेटराइज के हिसाब से पेमेंट क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो तो पूरे 30 साल 32 साल नौकरी करता है और एक रिटायरमेंट के बाद में रिटायर हो जाता है, पास में, केवल पास में 1 साल 2 साल में उसको डीकेटराइज कर दिया जाता है और उसको लो ग्रेड में डाल के उसकी पेंशन को फिक्सेशन किया जाता है। विषय हुआ है, उस विषय से संबंधित दूसरा केस को मैं बाद में बताऊंगा। उस विषय से संबंधित प्रश्न होंगे तो ठीक है अशोक जी, प्रयास ये करिए, जो अपने एनपीएस के भाई जुड़े हुए हैं, उन लोगों को मन में अगर कोई बात हो तो वो उस प्रश्न को रखें, तो उसमें तो वो थोड़ा सा उनके लिए और स्पष्ट होगा। इसमें सर क्या हो रहा है कि बहुत से लोगों को नुकसान हो रहा है उसके अंदर, और जो मतलब जो अभी 2 साल 3 साल की नौकरी होती है, मतलब रिटायरमेंट होता है, उसको प्रमोशन मिल जाता है उस जगह पे, तो उसको पूरा फुल बेनिफिट मिलता है। और जो 30 साल या 20 साल नौकरी करने के बाद अनफिट होता है, उसको वो बेनिफिट नहीं दिया जाता है। ठीक है, हेलो, ये अलग है। हाँ, अशोक जी पूछिए आपका प्रश्न। नीरज जी नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। अशोक थोराट बोलो, देवरोड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। जी, बोलिए सर। ये आपने जो अभी बात कहा एनपीएस का, अच्छा जानकारी दिया। जी, अच्छा अशोक सर, थोराट सर, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। ओके, क्या बात है, अच्छा लगा। तो अभी बहुत नए बच्चों को और हमें भी ज्यादा जानकारी, तो इसका जितना जानकारी, जितना जागरूकता होंगी, जी, तो जितने आपने संसद और रोड की बात बताई, जी, तो संसद में तो अभी अनपढ़ लोग जा रहे हैं, रास्ते के होशियार है, ऐसा हम समझेंगे। तो ये अच्छा जानकारी दिया। मेरा एक सवाल था जी, कि जो आपने 2004 की बात बताई, जिन्होंने परीक्षा पास की या जिनका मेडिकल है, उनको अभी कुछ हमारे फैक्ट्री में भी कुछ 10-15 लोगों का फैक्ट्री ऑर्डर होगा, उनको एनपीएस से ओपीएस में डाला। हाँ, जो अभी जो एग्जाम का वगैरह बात था, ट्रेड टेस्ट का वगैरह, तो वो क्लियर तो किया। अभी भी कुछ शायद कोर्ट में केस हमारा फैक्ट्री से भी कुछ एनपीएस वालों ने डाला है जी, इनका। तो मैं थोड़ा अनुकंपा नियुक्ति के बारे में, जिनका 2004 से पहले अगर प्रोसेस हुआ है या तो बाद में वो भर्ती हो गए 2004 के बाद, जी, या वो कुछ 1-2 दिन का जो समय था,
जिसमें उनको लेट हो गया है। तो ऐसा केसेस के बारे में कोई कोर्ट केस या कुछ कर सकते हैं क्या, जो मृतक आश्रित के बारे में उनको फायदा होगा, कि वो भी बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट में नियुक्तियां है, वैसे अभी भी जो गलती के कारण या लेट के कारण तो थोड़ा उनका दुर्भाग्य है कि वो ओपीएस से एनपीएस में चले गए। सर मैं इस पे क्लियर कर देता हूँ आपको। हाँ। किसी भी परिस्थिति में सरकार मतलब यहाँ जनरल मैनेजर नहीं आपको पेंशन दे रहा है, हाँ। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, है ना। किसी भी केस में सरकार सिर्फ ये देख रही है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी 1 जनवरी को अगर हुई है तो आप न्यू पेंशन स्कीम में हैं। ऐसे केस में मैं ये जरूर सलाह दूंगा कि इस तरह के लोगों को, जैसे उन्होंने जिनकी ज्वाइनिंग 2-3 दिन लेट ज्वाइनिंग हुई है, मतलब 2 जनवरी, 3 जनवरी, 5 जनवरी को हुई है, इसका मतलब उनका प्रोसेस तो दिसंबर महीने से ही चल रहा है ना। अनुकंपा वाले केसेस में उनका प्रोसेस दिसंबर या मार्च से या नवंबर से ही चल रहा होगा 2003 से। ऐसे केसेस में उन्हें चाहिए कि वो याचिका दायर करें, और बेशक याचिका दायर करने वाले इस तरह के केस वाले सब जीतेंगे। अच्छा, सबको साथ लेके सही जवाब दे पाया मैं आपका? केस डालना पड़ेगा एक। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सरकार, देखिए मैं आपको सीधी बात है, सरकार ये नहीं जानती है कि आप कब ज्वाइन की, सरकार ये जानती है कि आप कब ज्वाइन की हो, ये नहीं जानती कब किस बेस पे ज्वाइन किए हो, आपका प्रोसेस कब चल रहा था, ये नहीं जानती सरकार। ये कारण है। अभी अनुकंपा नियुक्ति और एक चीज इसमें आती है कि ऐसे कर्मचारी जिनका देखिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आ गया था 2003 के पहले, है ना, वैकेंसी पब्लिश हो गई थी 2003 के पहले। ज्वाइनिंग प्रोसेस, अब देखो प्रोसेस में तो सरकार की गलती भाई, 2 साल 3 साल लग गए, उसमें कर्मचारी की क्या गलती है जो ज्वाइन किया। तो ऐसे केस में भी केस किया जाएगा, ऐसे नहीं मिलेगा, इसके भी केस किया जाएगा। और मैं आपको बता देता हूं, अगला कदम सरकार का यही होगा कि ऐसे कर्मचारी जिनके लिए एडवर्टाइजमेंट नौकरी के लिए हो गया था 2003 में, लेकिन उसका एग्जाम हुआ 4 में, अभी कैसा है, एग्जाम होगा 4 में तो आप न्यू पेंशन में आएंगे। आपका अगर एग्जाम 3 में हुआ है, रिजल्ट आया है 3 में, तो आप ओपीएस में आओगे, अभी जो रूल निकला है। तो अब अगला केस यही जीतने वाले हैं, और इन लोगों ने याचिका दायर किया भी है कि भैया हमारा एडवर्टाइजमेंट तो हो गया था 2003 में ही, एग्जाम हुआ 5 में, हमारी क्या गलती है, ज्वाइनिंग हुई 6 में, हमारी क्या गलती है। अब ऐसे केस, अब ऐसे लोगों को भी उठाया जाएगा और वो भी याचिका जीतेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसमें सपोर्ट में है हमारे। सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद ही ले लिया है पुरानी पेंशन, उन्होंने स्पष्ट लिखा है। देखिए अगला अगर हम याचिका दायर करते हैं किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सही ढंग से, तो हम ये पॉइंट भी लिखेंगे कि ये तो पेंशन अच्छी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने बोला है ये बात कि न्यू पेंशन स्कीम सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम पुरानी पेंशन में जाएंगे। अब कानून उनके हाथ में है, उन्होंने बना लिया अपने लिए, और पुरानी, ये भी आपने देखा होगा अभी थोराट जी, है ना, तो अभी सुप्रीम कोर्ट के जज भी पुरानी पेंशन में आ गए हैं तो उन्होंने खुद के लिए लागू कर लिया, ये सिस्टम है। अगला इसी क्रम के अंदर जो है अगला प्रश्न जो है मिथिलेश कुमार जी है। मिथिलेश कुमार जी, मैं आप अपने आप को अनम्यूट करके बात कीजिए। मिथिलेश सिंह। सभी लोगों को नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमारा क्वेश्चन है एक तो ये कि जैसे 2004 से पहले सर बोल रहे हैं कि पहले सारा प्रोसेस हो गया, लेकिन सर ज्वाइनिंग किसी कारणवश नहीं हो पाया सर। हाँ, तो उस टाइम जो हमारा एनपीएस का कटिंग होता है सर, वो होता है या फिर इसका सर प्रोसेस क्या होता है एनपीएस का? कैसा फिर से एक बार दोहराएं, सवाल दोहराएं। ये सारा प्रोसेस हो चुका है 2004 से पहले सर। हाँ, और ज्वाइनिंग सर 2004 के बाद हुआ, और ये सर जो भी नोटिफिकेशन अब भी है कि सर आप ओल्ड पेंशन में जा सकते हैं। हाँ, बीच में सर जो एनपीएस का कटिंग हुआ, हाँ, उसका प्रोसेस क्या रहेगा सर? उसको जीपीएफ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा सर। और सर दूसरा मेरा क्वेश्चन है, मेरा एक फ्रेंड था सर, हाँ हाँ, 2 साल पहले सर डेथ किया था पुणे डिवीजन में। ओके। और उसके एवज मतलब उसकी वाइफ को दानापुर डिवीजन में जॉब देने की बात हुई थी। हाँ, लेकिन अभी तक वो केवल प्रोसेस नहीं चल रहा है, अभी तो क्लियर नहीं है इसका सर क्या रूल है, लिमिट है या कुछ? हाँ बिल्कुल लिमिट है सर, वो 2% 5% तो कुछ तो सीमा है उसकी कंपनसेशन की, कि हाँ अनुकंपा की जो सीमा है ना, वो तो यही तो लड़ाई तो चल रही फेडरेशनों की कि 100%। क्यों सर, मैं सिंह सर मैं सही बोल रहा हूँ ना, अनुकंपा के आधार पर 100% नौकरी दी जाए। रेलवे में 100% नौकरी दी जाती है, यहाँ पर कोई परसेंटेज नहीं है। ओके, हमारे यहाँ सर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, डिफेंस सेक्टर में ये लागू नहीं है, 100% देते नहीं, यहाँ पे सीमा है, और कई लोगों को 4-4 5-5 साल बाद भी नौकरी मिलती है। तो ये सर हर जगह हर डिपार्टमेंट में 100% अनुकंपा नहीं है, इसलिए उनका ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हो पाया है। मतलब इसके लिए सर कोई टाइम का लिमिटेशन नहीं है? टाइम लिमिटेशन नहीं सर, अब आप वेटिंग में हो,
आप वेटिंग में हो, है ना। जब आपके पहले वालों को मिल जाएगी तो फिर आपका नंबर आएगा हर साल, जो उसका अनुकंपा का रहता है सिस्टम। ओके, थैंक यू सर जी धन्यवाद। नेक्स्ट कौन है अभी? इसी क्रम में जो है बोलिए बोलिए। अगला एक प्रश्न है जो उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है अभी तक, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। सर नमस्ते, अमर सिंह बीकानेर से, राजस्थान से। नमस्कार सर, बोलिए। सर मेरा ये प्रश्न है, जो अपने 25% पैसा निकाल सकते हैं उसकी हाँ। क्या प्रक्रिया रहती है? उसकी प्रक्रिया सर, आपको अपने यहाँ जो एक पेंशन सेल होता है ना हर डिपार्टमेंट में, तो पेंशन सेल में ही जाके उसके प्रावधान है कि ये होना चाहिए। आपको अगर 25% अमाउंट अपना निकालना है तो आपको, और वो 3 ही बार निकाल सकते हैं आप, तो आपको ये सिस्टम होना चाहिए। जैसा मान लीजिए आपको कोई लंबी बीमारी है, एक कारण हो गया, या किसी को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो गई, 2 कारण हो गया, या और कोई बहुत ही ज्यादा अमाउंट आपको चाहिए किस लिए, एजुकेशन के लिए, कहीं ज्यादा अमाउंट लग रहा है पढ़ाई के लिए, तो ऐसी कुछ मतलब क्रिटिकल केसेस में आप वो पैसा निकाल सकते हो ना, जनरल केस में नहीं निकाल सकते हो। उसमें ये नियम है क्या, कोई भी कितने साल की उसकी होनी चाहिए सर्विस? नहीं, ये कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप पैसा जब आप, अब देखो, अब मान लो आपने 1 साल नौकरी किया, अब 1 साल में आपका टोटल अमाउंट वहां पे 1 लाख जमा है, अब 1 लाख जमा है, उसमें से 50,000 तो गवर्नमेंट का है, 50,000 में 50,000 आपका है, अब उसका 25% कितना हो गया, 12,000। अब आप 12,000 निकालने के लिए जाएगा क्या? कोई नहीं जाता है है ना। तो जब बड़ा अमाउंट होता है, एक लॉन्ग पीरियड के बाद ही लोग निकालते हैं ज्यादातर। जब अपने निकलवा लेते हैं 25% अमाउंट, उसमें से लेस कितना होता है अपने अमाउंट में से, ऐसा कोई एक जानकारी? हाँ, वहां से आपका वो अमाउंट लेस हो गया, वो अमाउंट लेस हो गया, उसका कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। 25% ही लेस होता है या 50% लेस हो जाता है? वो सरकार नहीं सर, 25% ही लेस होता है, सरकार का नहीं लेस होता, आपके अमाउंट से ही 25। जैसा मान लो आपको 1 लाख था, आपका 12,000 लेस हो गया, बाकी बच्चा जो 88,000 रुपए वो आपके उस पे रहेगा। अब जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको वो 88,000, मार्केट वैल्यू जो है अब 88,000 की है, अगला काउंटिंग 88,000 से होगी। ठीक है सर, ठीक है। ओके, धन्यवाद। हाँ, इसी क्रम में और एक हैं भदौरिया जी, उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, वो अपना प्रश्न पूछें। भदौरिया जी, आप भदौरिया जी आपके माइक को टच करके आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। यस भदौरिया जी। हेलो। यस जी बोलिए बोलिए बोलिए। अरे स्वागत है जी, धन्यवाद सभी लोगों को, नमस्कार। नमस्कार। एक्चुअली मैं त्रिपाठी जी, काफी बढ़िया आपने स्पीच दी और मेरा भी बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है ये। जी। और ये कोइंसिडेंट है कि आप भी मध्य प्रदेश से हैं, मैं भी मध्य प्रदेश से हूँ, बट पोस्टिंग मेरी एनी रेलवे आईजेट नगर में है। ओके सर। मेरे को थोड़ा सा, चूंकि मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं काफी रिसर्च इस टॉपिक पे करता हूँ जी, तो रेलवे के रिगार्डिंग थोड़ा सा मेरे को लगा कहीं कुछ 19-20 हो रहा था। बिल्कुल बताएं सर, मैं नोट करूंगा। जैसे कि आपने कहा 3 बार निकासी का प्रावधान है, हाँ। जबकि रेलवे में 5 टाइम आप निकासी कर सकते हैं एनपीएस से। ओके, रेलवे में क्या है? जी, और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि पहले कुछ लिमिटेशन थी कि इन चैप्टर में आप करेंगे, अभी जल्दी में बहुत सारी चीजों में उस सेगमेंट को खोल दिया। हाँ, अब ये 3-4 चीजें किया है गवर्नमेंट ने, 2018 में दिसंबर में किया है, तो उसमें से अभी मेरे ख्याल से अब इसकी जो लिमिट 3 बार की थी ना, उसको भी कैंसिल कर दिया उसने। मतलब आपकी 3 बार नहीं, आप 5 बार 10 बार निकाल सकते हैं आप। निकाल सकते हैं। देखिए सर, एक चीज मैं इस पे ये बोलना चाहता हूँ, इससे भी सरकार को मालूम है कि कुछ होने वाला नहीं। इतना मिनिमम अमाउंट रहता है आपका, एक तो टोटल का 50%, फिर उसका भी 25%, इतना मिनिमम अमाउंट रहता है कि उसको आप कितनी बार निकालोगे? आप 10-5 बार निकालोगे तो अमाउंट ही खत्म हो जाएगा। हाँ, सही बात। हाँ बिल्कुल, थोड़ा ये सा चीज मतलब जानकारी नहीं थी। रेलवे में 5 टाइम है, ये मुझे आइडिया नहीं था। मैंने वो जो एनपीएस की बुक है उसमें जो स्टडी किया है, तो उसमें 3 टाइम मैक्सिमम निकाला जा सकता है। ये स्टडी है मेरी, अभी दिसंबर में उसको लागू कर दिया है कि आप कितनी बार भी निकाल सकते हो। हालांकि वो मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है वो, कितनी बार आप निकाल सकते हो बताइए मुझे। कोई एक बार भी, तो 5 साल तक तो निकालने का सवाल ही नहीं है, पैसा ही नहीं बनता उसमें कुछ निकालने लायक। नहीं, सही बात है। मुझे लगा कि थोड़ा कहीं फ्यूचर में भी बिल्कुल, ये अपडेट हो मेरे जाएगी। लिए भी अच्छी जानकारी दी अपडेशन के लिए कि रेलवे में 5 टाइम था, है ना, अभी तो सब जगह फुल हो गया है। ओके, धन्यवाद सर, बहुत और धन्यवाद। रेलवे में जो सर्विस कंडीशन है वो 5 साल के बाद में ही विड्रॉल होगा।
जो 5 साल की जॉब हो जाएगी आपकी। कंडीशन ही सर अलग है सेंट्रल गवर्नमेंट से। जी जी जी। हाँ, रेलवे की सर्विस कंडीशन अलग है, तो आप जानते ही होंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं वो चीजें। लेकिन मैंने कई टॉपिक पे देखा, मतलब कई लीडर्स को भी सुना जी। और मेरा अपना व्यू है वो ये अलग है, लेकिन अभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक रूट मैप अपने वर्कर के बीच में नहीं ला पा रहा है कि हमें किस वे में जाके इस लड़ाई को, क्योंकि गवर्नमेंट देखिए क्या कर रहा है। आपकी एक बात बहुत अच्छी थी, गवर्नमेंट डिवाइड एंड रूल की रेगुलेशन पे जा रहा है। बिल्कुल। और वो कर्मचारियों की बढ़ती हुई संख्या को बांट रहा है। बिल्कुल। ठीक है ना। आज परिस्थितियां ये हैं कि एक ही उद्योग में, एक ही छत के नीचे, एक ही सर्विस कंडीशन होने के बावजूद भी 2 प्रकार का वर्कर काम करता है, एक ओल्ड पेंशन में और एक न्यू पेंशन में, है ना। लेकिन अभी भी मेरे को ऐसा लगता है जो विजन होना चाहिए वो विजन एक बहुत क्लियर वे में वर्कर के बीच में या जनता के बीच में पहुंच नहीं पा रहा है। नहीं पहुंच रहा, तो बिल्कुल नहीं पहुंच रहा। मेरा मतलब एक अनुरोध है, एक सुझाव है कि एक ऐसा रूट मैप तैयार किया जाए जिसपे एक सिंगल गाइडलाइन पे लोग इस मूवमेंट पे बढ़े, तब जाके ये आंदोलन, वो सड़क और संसद की जो बात कही वहां तक पहुंच पाएगा। सर बस मैं यही कहना चाहता हूँ। हाँ, और बता रहा हूँ, हम लोगों ने रेलवे में पिछले समय 3 मई को हम लोगों ने एक प्रोग्राम नागपुर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें सभी 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियनों को बुलाया जाए और एक 11वां सेंट्रल ट्रेड यूनियनों को बुलाया जाए। फिर उसमें चाहे बीएमएस रहे, चाहे लाल झंडे की रहे, चाहे इंटक रहे, चाहे कोई भी रहे, जो भी ट्रेड यूनियन है उनको बुलाया जाए उस मंच पे। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने का प्लान कर रहे थे, लेकिन ये मई महीना ऐसा निकल गया कि क्या बताया जाए, कोरोना वाला ही हिसाब किताब बन गया। एक्चुअली जब तक हम लोग एक ब्रिजिंग का काम करना चाह रहे थे, जैसे स्टेट गवर्नमेंट से हमें संख्या मिलती है सर, है ना। स्टेट गवर्नमेंट में हम तो गिने चुने लोग हैं, 18-19 लाख लोग हैं टोटल, 40 लाख के आसपास स्टेट गवर्नमेंट में। जी सिंह साहब, कोई अभी तक जिन लोगों ने प्रश्न पूछा ये सारे ओपीएस वाले हैं जी। क्या एनपीएस के लोग जुड़े नहीं है क्या इसमें? अगर एनपीएस लोग जुड़े हैं तो मेरा तो उनका अनुरोध ये है कि आप अपनी बात, आप अपनी, ठीक है प्रश्न मत पूछिए, लेकिन आप अपनी भावना को रखिए जो त्रिपाठी जी ने रखा है उसमें। अब हम ओपीएस वाले धड़ाधड़ प्रश्न किए जा रहे हैं, वो तो मजे में है, उन्हें क्या दिक्कत है भाई। आप फिर बोल देंगे ओपीएस वाले लड़ते नहीं है। तो ये बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात सर आपने बोला। जब तक न्यू पेंशन स्कीम का कर्मचारी खुद जागृत नहीं होगा, जब तक न्यू पेंशन स्कीम का कर्मचारी खुद, भाई पेट में दर्द मेरे है तो मुझे बोलना पड़ेगा कि मेरे पेट में दर्द है। जी। अगर वो सीधी बात हम लोग ये जानते हैं ना, जैसा बोलते हैं ना, जब तक बच्चा रोता नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाती है, नहीं पिलाती, तो भैया हमें रोना पड़ेगा। अब जब देखो एक कंडीशन ये भी होता है, बच्चा जब तक रोता नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाती, लेकिन जब बच्चा रोता है तो माँ 1-2 बार उसको इग्नोर भी करती है, लेकिन जब लगातार रोता है तो माँ उसको आंचल में भी ले लेती है कि पी ले दूध, है कि नहीं सही बात। तो जब हम लगातार लड़ेंगे तो सरकार को ये मेरी पॉजिटिव थिंकिंग लेके मैं चल रहा हूँ, जब हम लगातार लड़ेंगे किसी विषय को लेके तो सरकार को एक ना एक दिन बुलाना पड़ेगा कि आओ यार तुम अपनी क्यूरी रखो। हम लोग दिल्ली में जब आंदोलन किए थे तो अरविंद केजरीवाल जी को समझाने में सफल हुए थे। ये समझाने में हमने उनको बोला कि भैया देखिए, आपको आज पेंशन देना है, ऐसी घोषणा कर दो आप दिल्ली में। अब पेंशन दे देना है तो आज तो देना नहीं है आपको, भाई कर्मचारी रिटायर्ड होगा 30 साल 35 साल बाद, 30-35 साल बाद उसको पेंशन मिलेगी। उस टाइम पे जिसकी सरकार रहेगी वो देखेगी पेंशन क्या देना है, कैसा देना है। आज आप घोषणा कर दो, आप सत्ता में बने रहोगे लगातार। तो ये भी चीजें होती हैं, है कि नहीं। ठीक है बॉस, धन्यवाद। धन्यवाद। मैं वापस एक बार जो है अनुरोध करता हूँ सभी लोगों से जो अभी एनपीएस में हैं और इस मंच पर अभी इस मंच के साथ में जुड़े हुए हैं, वो कृपया अपने मोबाइल के द्वारा हैंड रेज का ऑप्शन क्लिक करके अपना हैंड रेज करें, तो आप इधर ऊपर आ जाएंगे तो आपको हम अनम्यूट कर पाएंगे, जिससे आप आपका प्रश्न या आपके मन के जो विचार हैं आप इस मंच पर रख पाएंगे। मिथिलेश सिंह जी पॉज कर दिया। यस, अपने आप को अनम्यूट कीजिए मिथिलेश सिंह। हाँ दिया सर आपने एक बात बताई सर कि ये जो दिल्ली का जो केजरीवाल सर है उन्होंने ये बात को माना, लेकिन सर अभी इससे पहले सर ये झारखंड का जो चुनाव था उसमें उन्होंने इस बात को रखा था और उन्होंने माना भी था, उसके ऊपर सर अभी क्या प्रोसेस कर रहे हैं?
सर प्रोसेस सभी, चाहे फिर झारखंड की हो चाहे दिल्ली की हो, देखो दिल्ली में तो एक अच्छी चीज है कि दिल्ली में अच्छी राजनीति ऐसी हुई कि दिल्ली सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, उसके हाथ में था, उसने कर दिया भाई, फाइल बोल दिया कि हाँ हम एग्री हैं कि पेंशन मिलना चाहिए, लेकिन उसको करना किसको है? एलजी को उसको अप्रूव करना है, केंद्र सरकार को देखना है। अब केंद्र सरकार कैसे बोल देगी दिल्ली में कि हाँ हम पेंशन दिल्ली वालों को दे देंगे? अगर केंद्र सरकार दिल्ली वालों को पेंशन देगी तो उसको पूरे देश में पेंशन देना पड़ेगा, और जब वो केंद्रीय कर्मचारियों को देगा तो स्टेट में भी लागू हो जाएगी। ऑलरेडी कोई भी चीज सेंट्रल से स्टार्ट होगी और स्टेट में आएगी। रही बात कहाँ पे आपने झारखंड का जिक्र किया, तो झारखंड ही नहीं ऐसे कई राज्य हैं जिन्होंने ये बोला। मध्य प्रदेश की मैं आपको बात करूं, मध्य प्रदेश में भी हमारे परमानेंट डहेरिया जी हैं, उनसे लगातार संपर्क में रहता हूं, उन्होंने भी कई बार ये बात जाके मिला, किससे? तब कमलनाथ जी थे, भैया अगर हमारी सरकार आएगी तो हम यहाँ पे पुरानी पेंशन दे देंगे कर्मचारियों को, फैमिली पेंशन लागू कर देंगे। बस झुलाते रहे 2 साल 3 साल, कितना भैया हाँ ठीक है करेंगे करेंगे, और कुछ दिन में चले गए वो। अब बीजेपी फिर से आ गई वहां पे, वो तो होने वाला नहीं है, देने वाली नहीं है। तो कोई भी सरकार, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हमारा सिर्फ इस्तेमाल करती है कि मैं आऊंगा तो करूंगा, और बाद में वो फिर वैसे ही शांत हो जाता है। ये वही, मैं आपको बता देता हूँ, ये वही योगी आदित्यनाथ जी हैं जिन्होंने अपने हाथ से मनमोहन सिंह जी को पत्र लिखा था कि पुरानी पेंशन मिलना चाहिए, और जब सरकार में आ गए तो बोलते हैं कि यार वो पुरानी पेंशन करके कुछ ऐसा होगा नहीं। सुधीर मुनगंटीवार जी महाराष्ट्र में ये वित्त मंत्री हुआ करते थे, कब? बहुत पहले की बात है। तब इन्होंने बोला हम बात करते हैं, ये कांग्रेस के टाइम जब ये विपक्ष में थे, जब कांग्रेस यहाँ पे सत्ता में थी महाराष्ट्र में, खूब आवाज उठाया इन्होंने, खूब लड़ाई लड़ा। अब जब ये खुद वित्त मंत्री बन गए, जब सत्ता में आ गए, तो ये बोलते हैं अच्छा एनपीएस ऐसी होती है क्या, ये तो पता ही नहीं था, मैं बात करूंगा, मैं बढ़ाऊंगा आगे ये बात। तो इस तरह से रवैया, दोगला चरित्र है सर सांसदों विधायकों। इन्हें 3-3 4-4 पेंशन मिलती है, विधायक है तो विधायक की पेंशन अलग, सांसद है तो उसकी अलग, और दोनों हैं, दोनों बन चुके तो दोनों की पेंशन मिलेगी। जितने टर्म इनके रहते हैं उतने, मान लो एक सांसद लगातार 4 बार से विधायक है तो 1 into 4 मतलब 4 बार की पेंशन उससे मिलेगी। जी धन्यवाद नीरज जी। धन्यवाद जी। सिलसिले में एक नए इंद्रराज हैं। इंद्रराज जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और पूछिए आपका प्रश्न। इंद्रराज जी अनम्यूट आप अपने माइक को टच करके आपका प्रश्न पूछिए। इंद्रराज, आप अनम्यूट कर दीजिए। कर दिया है, वो माइक को टच करेंगे तभी बोल पाएंगे ना। इंद्रराज जी, आपको चलो दूसरा कोई होगा उनको ले लो, किसी और दूसरे किसी काम पे और कोई भी अभी तक हैंड रेज नहीं हो पा रहा है। क्या हैंड रेज करने में दिक्कत हो रही है क्या लोगों को? नहीं ये उसको, अब जैसे हमारे जैसे जानकार होंगे जो हैंड रेज करना नहीं जानते होंगे, तो थोड़ा सा उसको मिश्रा जी बता दो कैसे करेंगे। बताया अशोक थोड़ा बदन झा जी बोलना चाह रहे हैं कुछ। हेलो, हाँ सर। हाँ बोलिए। एक जानकारी चाहिए था अभी मान्य को, ऐसा नमस्ते सभी माननीय, नमस्ते। हेलो नमस्कार जी, नमस्कार। ने ये प्लेटफॉर्म को बधाई। इस प्लेटफॉर्म पे माननीय बीएमएस के भी पदाधिकारी हैं पांडे जी, देश पांडे जी, और बीआरएमएस की पदाधिकारी हैं चक्रवर्ती जी, उनको भी बहुत बहुत बधाई हमारे लिए समय निकाला। मैं आप इस प्लेटफॉर्म से पूछना चाहता हूं कि बीएमएस और बीआरएमएस, हम एनपीएस कर्मचारी के लिए अब तक क्या पेपर वर्क किया है और इसके आगे क्या आप लोग क्या कार्रवाई कर चुके हैं और क्या कार्रवाई आगे करने वाले हैं? अच्छा सवाल है सर ये। बंसीवर्धन झा जी, आप डिविजनल सेक्रेटरी हैं जी और जी। आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि बीएमएस और बीआरएमएस ने अब तक क्या किया है। बस यही आपके प्रश्न का जवाब है। एक्चुअली यहाँ पे मेरे अलावा और बहुत से लोग हैं, उनको जानकारी नहीं है, इसलिए मैं आपसे आपने पूछा, मैंने आपको जवाब दिया, है ना। धन्यवाद। अशोक जी बात कीजिए। अभी यहाँ इस मंच पर सभी वरिष्ठ अपने पदाधिकारी है,
पर जैसे हम जब बीएमएस के ऊपर एनपीएस का एक जो मतलब हमको जोड़ देते हैं किसी राजकीय पार्टी के साथ, तो हमने एक कुछ इलेक्शन में भी और जब एनपीएस का जब हम हमारा मुद्दा मानते हैं तो उसमें हम जो एक ट्रस्ट का एक ट्रस्ट जो बना था एनपीएस का, उसमें जो उमराल पुरोहित जो अभी स्वर्गीय है, एक नेता थे शायद रेड के, और हाँ। कोई एक वाजपेयी थे जो इंटक के, तो उसमें अभी वो ट्रस्ट का अभी क्या हाल है, अभी कौन है उसके ट्रस्टी, थोड़ा वो जानकारी अगर मिलेंगी तो फिर कोई माई सर, मैं जहां तक जानता हूं तो कोई माई बाप नहीं है अभी ट्रस्ट का, अभी मतलब बंद हो गया वो। हाँ, वो कहाँ चला गया, वो सब एनएफडीएल देख रहा है, अभी कोई ट्रस्ट। अगर आप ये बात, आप कभी ये फोन करना, एक बार एनएफडीएल ऑफिस में फोन करना और बताना कि मेरा ये जानकारी भैया चाहिए कि मेरा इतना अमाउंट था, इतना घट के इतना बचा है, 5 लाख था, अभी घट के 3.5 लाख बचा है, तो इसका कौन जिम्मेदार है। आप ये बोलना तो एनएफडीएल बोलेगा वो तो सर शेयर बाजार समझेगा, इसका सवाल आप सरकार से पूछो। और आप अगर अब आप सरकार के पास कैसे पूछने के लिए जाओगे। इस तरह से व्यवस्था चल रही है अभी। वो ट्रस्ट अब कुछ नहीं है। 2012 तक थे वो उमरावल पुरोहित जी, फिर बाद में वहां से वो कैसा है ना, उनकी फिर लाश को वहां से उठाया गया था। धन्यवाद जी। सूर्य प्रकाश तिवारी जी को करके रखा था। सूर्य प्रकाश तिवारी जी अनम्यूट कर दीजिए उनको, वोट ऑफ थैंक्स के लिए और आज के इस कार्यक्रम को समापन के लिए। उससे पहले आप एक सूचना और थी, यही अपना इसी प्रकार का ये कार्यक्रम जारी रहेगा। अगला कार्यक्रम 9 तारीख को 9 जुलाई को शाम 7 बजे से रहेगा। आप सभी 9 जुलाई के कार्यक्रम में अशोक जी जरा विषय बता दीजिए, अगला विषय बता दीजिए, अगला विषय बता दीजिए अशोक जी, जरा सेफ्टी इन रेलवे वर्क। अगला विषय 9 तारीख को रहेगा शाम 7 बजे। एक संगठनात्मक विषय रहेगा, कार्यकर्ताओं के कर्तव्य और कार्यकर्ता कैसा हो। अशोक जी भूताड़ कार्याध्यक्ष है भारतीय मजदूर संघ विदर्भ प्रदेश के। विषय रहेगा सेफ्टी इन रेलवे वर्क, ये विषय रखेंगे चीफ लोकल इंस्पेक्टर गुलाब सिंह यादव जी। 9 तारीख को शाम को 7 बजे रहेगा ये कार्यक्रम। आप सभी लोग उसमें सादर आमंत्रित हैं। सूर्य प्रकाश जी। आज के इस विकास मीटिंग के लिए उपस्थित भारतीय रेलवे मजदूर संघ के संगठन मंत्री दादा चक्रवर्ती जी, भारतीय रेलवे मजदूर संघ के सहायक महामंत्री श्री मंगेश जी देशपांडे और संजीव सिन्हा जी, तथा आज के हमारे जो एनपीएस के ऊपर जिन्होंने लेक्चर दिया नीरज त्रिपाठी जी, बहुत अच्छा उद्बोधन दिया उन्होंने, धन्यवाद। मध्य रेलवे और एसीसीआर के प्रभारी विजय ठाकरे जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के लिए अलग अलग डिवीजन से जो सभी डिवीजन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुड़े थे, उन सबों को धन्यवाद देते हुए मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति करता हूँ। ओके, धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। भारत माता की जय। सारे लोगों को नमस्कार। और दादा नमस्कार, दादा हमारे साथ में आप रहे, आप बीआरएमएस की तरफ से अशोक जी, आपके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा कार्यक्रम आपने लिया। बिल्कुल, अशोक सिंह सर, मेरी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपका। बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा है और ऐसे ही होते रहना चाहिए। धन्यवाद सर। आप सभी का ऐसा ही सहयोग रहेगा तो इस कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। अच्छा जी जी सर, नमस्कार। नमस्कार। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।